हेलो एंड ग्रेट वेलकम करंट अफेयर की सीरीज में फिर से बहुत स्वागतम आपका। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा की तरह वही प्यारे से कोटेशन क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा ये सेशन होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बाद में आप खुद एनालाइज करेंगे कि आज तो हमने बहुत कुछ जाना अपनी इस छोटी सी प्यारी सी एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन दिया हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, ड्रीम बिग। बहुत यहाँ पे जरूरी चीजें बताई हुई है कि मेहनत करते रहिए क्योंकि जिंदगी का असली मजा ही किस में है, मेहनत करने में है। और हमेशा विनम्र रहिए। हम्बल मीन्स यहाँ पर होगा कि विनम्र रहिए, क्योंकि हम हमेशा अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, संस्कृत में एक श्लोक होता था कि विद्या ददाति विनयम, कि हमारी जो शिक्षा है ये हमें विनम्र बनाती है। जितने ज्यादा हम शिक्षित होते जाते हैं उतना ज्यादा हम क्या करते जाते हैं, और विनम्र और अच्छे बनते जाते हैं। अपना जो स्वभाव होता है उसमें और विनम्रता लाते हैं। एंड ड्रीम बिग, आपको हमेशा बड़ा सोचना है। लाइक आपको सोचना है कि मैं आईएएस लेवल का एग्जाम क्रैक कर लूं, या कोई भी इस तरह का ऐसा एग्जाम, और या एक मोटिवेशन एनर्जी अपने अंदर लेके आनी है। तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम भी होगा वो भी बड़ा चुटकियों में आप क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है एक क्वेश्चन और हमें बताना है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। यानी विश्व हस्त, जो हम कह सकते हैं कि साफ सफाई का जो दिवस है वो ऑब्जर्व कब किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मई को हर साल बनाया जाता है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा हाइजीन यानी साफ सफाई उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और वही चीज हमने मेंटेन करनी है। थीम क्या है देखिए, अचीविंग हैंड हाइजीन एट पॉइंट ऑफ केयर, क्योंकि मैक्सिमम जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं, हमारे हैंड से ही स्प्रेड होते हैं। तो हमें ये सब चीजें बचा के रखनी है, उसे साफ सफाई रखनी है। और लॉन्च किया गया था ये सबसे पहले वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है 2009 के अंदर, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ जो कि यूएनओ की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा के अंदर हैं। और जेनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर, तो वहां पर हम हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया, ये यूएनओ का मींस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। और यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है यूएनओ के, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एंटोनियो गुटेरस, जो कि आते हैं पुर्तगाल से, पुर्तगाल जो कि यूरोपियन कंट्री है एक। उसके बाद यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस अदानोम जो है ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने कोविड जो इतना स्प्रेड हुआ इनका भी कहीं ना कहीं रोल था, ये रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रॉपर वे से गाइडलाइंस जो थी वो जारी नहीं की। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा था इस कारण से कि इन्होंने चाइना को फेवर किया था, क्योंकि ये आते हैं अंगोला, ये एक तरह से अफ्रीका की एक कंट्री से आते हैं। और वहां पे चाइना ने क्या किया था कि बहुत ज्यादा वहां पे एक तरह से इबोला वायरस एक फैल गया था, तो वहां पे चाइना ने इन्वेस्ट किया था लोगों की हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये थैंकफुलनेस भी रिप्रेजेंट कर गए इस चीज में। लेकिन दुनिया को कहीं ना कहीं जहां पर ये प्रोटेक्शन दे सकते थे वो चीज प्रॉपर वे से रोल नहीं अदा कर पाए। तो 2017 से एंटोनियो गुटेरस भी हैं
सेक्रेटरी जनरल, एंड 2017 से ही सेक्रेटरी जनरल बने डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। तो डब्ल्यूएचओ जो है देखिए, इसको स्थापित किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ बनाया गया था इस साल। ओके, आज की बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज जो रही, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा एक हिस्ट्री भी क्रिएट की गई है। तीसरी बार लगातार ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी पार्टी से आती हैं, टीएमसी का मतलब होता है तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राज्यपाल हैं जो कि शपथ दिला रहे हैं सीएम की, मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी को। अब की बार हुआ क्या है देखिए, इनकी पार्टी ने, ममता बनर्जी जी की पार्टी ने बहुमत तो ले लिया, मैंडेट तो ले लिया, लेकिन ये खुद उस सीट से हार गई। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट खड़ी हुई थी। और शुभेंद्र जो है वो काफी इनके करीबी रहे हैं। वो टीएमसी पार्टी में ही थे और अभी रिसेंटली उन्हें बीजेपी ज्वाइन की थी। तो नंदीग्राम बहुत ज्यादा हॉट सीट बनी हुई थी, दोनों के अंदर बड़ा एक तरह से कंपटीशन था, कट थ्रोट कंपटीशन देखा गया। और आज फाइनली इन्होंने शपथ ले लिया। तो एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये अपनी सीट हार गई, फिर भी क्या ये सीएम बन सकती हैं? यस, ये बन गई हैं, और इसके लिए आर्टिकल जो है यहाँ पर इनको हेल्प कर गया वो, एंड दैट इज आर्टिकल 164। इसका सब क्लोज 2 जो है कि दोबारा से इलेक्शन होंगे, एक तरह से बायपोल, पूरे बंगाल के नहीं होंगे, सिर्फ इनकी एक सीट के लिए इलेक्शन होंगे। इनके कोई भी एक पर्सन होगा जहां पर अच्छा गढ़ होगा टीएमसी का, वहां से कोई रिजाइन करके इनको अपनी सीट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट होंगे। एक तरह से 6 मंथ का ये टाइम दिया जाता है, 6 महीने के अंदर अंदर इनको ये इलेक्शन कंडक्ट करवा के जीत हासिल करनी है। एंड इनके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहने वाला है। रीजन बीइंग कि इनकी पार्टी तो आ गई है, अब इनकी तरफ वोट भी आ जाएंगे। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ममता बनर्जी जी। यहाँ पर जो गवर्नर है वो इन्हें शपथ दिला रहे हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। एंड वेस्ट बंगाल, जो कि एक कोस्टल रीजन पे भी हम कह सकते हैं, जब भी हम कोस्टल स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें वेस्ट बंगाल का भी नाम आता है। कैपिटल की बात करते हैं तो कोलकाता इसकी कैपिटल है। कोलकाता के अंदर एक हम कह सकते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जहां पर अभी अभी एक तरह से चीफ जस्टिस जो होते हैं वो भी अपॉइंट हुए थे, जिनका नाम था राजेश बिंदल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में किया था उनके बारे में। ओके, मैंने आपको लोकसभा की सीट्स और राज्यसभा की सीट्स को याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि जैसे ही आप पश्चिम बंगाल लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लोकसभा की सीट्स और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, मीन्स यहाँ से एमपीज कितने आते हैं, ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा था, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, हमने सबसे स्टार्टिंग के डिजिट्स लिए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या कौन सा डिजिट पता लग रहा है? 4 पता लग रहा है। ओके, इससे कौन सा डिजिट पता लग रहा है? 1 या 2? तो 2। इट मीन्स यहाँ पर हो गई हमारी 42 एमपी आते हैं लोकसभा के, और सेकेंड इज द राज्यसभा। अब देखिए, ये ग तो हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे और ये बन जाएगा 16। यानी राज्यसभा से कितने एमपी हैं? 16 एमपी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से आएंगे। एंड अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा के हैं 292, और इस 292 सीटों में से बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर किया, 213 सीटें टीएमसी ने अपने नाम पे कर ली हैं। बहुत अच्छा एक तरह से मैंडेट इनको मिला है। यूनिकैमरलिज्म है, मीन्स एक सदनीय है, यहाँ पे ओनली विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है।
तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगी जो चीजें हमने फैक्ट यहाँ पर किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है ये, और ये जो बुक्स हैं ये एक्चुअली इनके द्वारा ममता बनर्जी जो कि सीएम बन गई हैं तीसरी बार, हैट्रिक लगाई है, ये इनकी बुक्स हैं। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लेटर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वहां पर कोई भी महिला सीएम नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा ममता जी ने इतिहास रचा है। और यहाँ पर ये जो इमेज है ममता बनर्जी, और ये है शुभेंदु अधिकारी जी नंदीग्राम से, जिन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया है। और बहुत ज्यादा वायलेंस की जो एक तरह से खबरें आ रही थी, वो भी बहुत ज्यादा ही मतलब एक तरह से गलत है हिंसा करना। वायलेंस को हम बिल्कुल ही कहेंगे कि ये गलत है। यहाँ पे जो शासन है वो संविधान से चलता है और पीसफुली चलती हैं चीजें। हिंसा का कोई भी कहीं पे भी स्थान नहीं है। कानून को जो भी अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। Next question is, which country recently approved a bill that makes ecocide a crime? तो साइड वर्ड जो होता है इसका मतलब तो होता है मर्डर यानी मार देना, एंड इको का मतलब होता है इकोसिस्टम। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनवायरमेंट को खराब करना, इकोसाइड का मतलब हो जाएगा अगर आप एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहे हो, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द इकोसाइड। तो किस कंट्री ने ये बिल अप्रूव कर दिया है कि अगर आप एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाओगे तो वो एक तरह से क्राइम होगा, जुल्म होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा बहुत हिंट देने के लिए बताया गया है कि अगर आपको पता है उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो इमैनुअल मैक्रोन है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जीन कैस्टेक्स हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस वो कंट्री बन गया है जहां पर इकोसाइड एक अपराध माना जाएगा। अपने नॉलेज में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जीन कैस्टेक्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर है एंड इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाल है, देन स्पेन है, यहाँ पर फ्रांस है, इटली है। इस तरह से ये मैप दिया हुआ है। तो देखिए, द फ्रेंच नेशनल असेंबली ऑन सैटरडे अप्रूव द क्रिएशन ऑफ एन इकोसाइड ऑफेंस। इसे कानूनी रूप से एक जुल्म माना जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द बैटरी ऑफ द मेजर्स aimed at protecting the environment and tackling climate change। जो इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बचने के लिए फ्रांस ड्राफ्ट इकोसाइड बिल टू पनिश एक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। और इसके साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और इसे भी आप कैसे लर्न करेंगे, देखिए एफ है तो एफ का पी बना दो, यहां से हो जाएगा पेरिस। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पेरिस जो कि यूरोपियन कंट्री का ही पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है ये। और इसमें आई होप अब आपको कोई इसमें इशू नहीं आएगा कि क्लियर हो गया होगा। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी यहाँ पर ईफिल टावर भी है। देखिए आईफिल टावर जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 के अंदर, इसको आप याद कर सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और काउंटिंग के साथ 789। और हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं तीन वर्ड्स, वो कौन कौन से हैं, एक है लिबर्टी, एक है फ्रीडम और एक है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो ये तीन वर्ड्स हमने लिए हैं अपने संविधान के अंदर, जो कि आप प्रियम्बल जो होता है, प्रस्तावना होती है, उसके अंदर देख भी सकते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, फ्रीडम का मतलब होता है लिबर्टी लिया है हमने, फ्रीडम लिया है, फ्रेटर्निटी लिया है। सॉरी, यहाँ पर लिबर्टी है, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर हो जाएगा इक्वालिटी, इक्वालिटी लिया है, इक्वालिटी। ओके, फ्रीडम लिया है, ओके, हमने लिया है इक्वलिटी, ली है फ्रेटर्निटी। ये वर्ड्स हमने लिए हैं कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये भी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Next question is, which state has won the first place E Panchayat Award 2021 in category 1?
किसने ई पंचायत चुनाव 2021 जीता है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने जीता है ई पंचायती अवार्ड 2021 का अवार्ड। इसके साथ साथ एक चीज और भी नोट कर सकते हैं, यूपी ने ही जीता था जब 26 जनवरी को परेड जो होती है, मींस उसमें जो सबसे बेस्ट झांकी होती है वो भी यूपी की ही थी, जिसमें अयोध्या जो होता है वो मेन एक तरह से लिया गया था वहां पे, मतलब अयोध्या का जो सीन होता है वो क्रिएट किया गया था। टैबुलेट हम कहेंगे, मतलब झांकी जो होती है, तो अयोध्या जिसमें दिखाया गया था, लव कुश को दिखाया गया था और सीन वगैरह दिखाए गए थे, एक तरह से बहुत सुंदर झांकी थी वो। और यहाँ पे देखिए ई पंचायत की बात करते हैं। पंचायती दिवस हमारे इंडिया में हर साल कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को बनाया जाता है, जिस दिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का भी जन्मदिन होता है। तो पंचायती दिवस एक तरह से ये पावर दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, पंचायती राज को बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सब शासन भी बोलते हैं। और सब शासन का पिता अगर हम कहें कि कौन से एक तरह से गवर्नर जनरल को बोला जाता था, तो उनका नाम था लॉर्ड रिपन, नाम था उनका लॉर्ड रिपन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉर्ड रिपन एक ऐसा इंसान था जो भारतीयों के प्रति सिंपैथी, सहानुभूति रखता था। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश ने जीता है ई पंचायती पुरस्कार 2021 का। और देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज वॉन द ई पंचायती पुरस्कार 2021, जिसमें कैटेगरी 1 के अंदर इनको मिला है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ को मिला है दूसरे नंबर पे, एंड उड़ीसा एंड तमिलनाडु को मिला है तीसरे नंबर पे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करते हैं तो ये हो जाएगी लखनऊ। एंड लोकसभा सीट्स जो है इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी की ही सीट्स हैं, 80 एमपी आते हैं यहाँ से, 80 एमपी। एंड राज्यसभा से आते हैं यहाँ पे 31 एमपी आते हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। इसके साथ साथ आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं और ये सीएम भी रह चुकी हैं गुजरात की, और अभी ये गवर्नर के रोल में आनंदीबेन पटेल जी हैं। ओके। एंड अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो यूपी से एमएलए कितने हैं, एमएलए की सीट्स कितनी हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 403, 403 एमएलए हैं। सबसे ज्यादा सीट्स एमएलए की बात हो चाहे एमपीज की बात हो, लोकसभा राज्यसभा, तो सबसे ज्यादा आते हैं उत्तर प्रदेश से। Next is the Reserve Bank of India has announced to limit the tenure of CEOs and MDs of banks of how many years? भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, तो बैंकों के सीईओ जो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, या हम कह सकते हैं एमडीज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनके कार्यकाल को सीमित कर दिया गया है कि अपनी तरफ से ये नहीं है कि वो कितना ही चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बाउंडेशन लगा दी गई है कि उतना ही टाइम पीरियड होना चाहिए मैक्सिमम। तो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 इयर्स का। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इमेज है शक्तिकांत दास जी की, जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। 25वें 25th नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। अगर मैं बात करूं पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे। यही क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख का पूछा गया था कि पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी हमने कल भी रिसेंटली आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था कि 4 डिप्टी गवर्नर्स जो है उनके नाम किए थे, क्योंकि आरबीआई में एक तो होते हैं गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नर का नेम। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड या कोई भी ऐसा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि 4 डिप्टी गवर्नर कौन से हैं।
जिसमें से है महेश कुमार जैन जी, एम के जैन है यहाँ पर, माइकल पात्रा है, ओके। एंड अभी जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसके अंदर थे एम राजेश्वर कुमार, एम राजेश्वर कुमार थे। और कल की ही स्लाइड में हमने पढ़ा था कि टी रविशंकर जो हैं ये बने थे, टी रविशंकर ये चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। और इन्होंने जो है वो किसका स्थान लिया था, इन्होंने स्थान लिया था बीपी कानूनगो जी का। बीपी कानूनगो जो कि एक तरह से 2 अप्रैल को उनका जो था टेन्योर जो था वो खत्म हो गया था। देन न्यूली अपॉइंट जो है कैबिनेट, एक तरह से जो सिलेक्शन कमेटी होती है, टी रविशंकर जी के नाम पे मोहर लगा दी गई है। तो ये 4 मैंने आपको गवर्नर्स बताया, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर कुमार एंड टी रविशंकर जो है जिन्होंने बीपी कानून को का स्थान लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इनका टेन्योर जो होता है वो जनरली होता है 3 इयर्स का, 3 साल का होता है कार्यकाल जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैप्स टेन्योर ऑफ प्राइवेट बैंक सीईओज एट 15 इयर्स, 15 साल के लिए। बैंकर्स टर्म यहाँ पे नॉर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एमडीज और ये बताए हुए कि 15 साल से ज्यादा, नॉट मोर देन 15 इयर्स आरबीआई ने बताया है। और इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर अ मिनिमम गैप ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का गैप होना चाहिए। अगर दोबारा से रीअपॉइंट हो रहे हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से बताया हुआ है कि regulator clarifies the upper age limit of all the private sector banks chiefs not extend than 70 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आरबीआई के बारे में बताएंगे। देखिए आरबीआई जो है ये बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। ये एक ऐसा बैंक होता है जो कि बाकी जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं, चाहे वो फॉरेन है, चाहे वो पब्लिक बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक जो काम करेगा इंडिया में उससे आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना ही होगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो आरबीआई हैज द अथॉरिटी टू कैंसल द लाइसेंस ऑफ दैट बैंक। तो पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि वो आरबीआई उस बैंक का क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है उसके लाइसेंस को। उसके ऊपर एक तरह से जो भी गाइडलाइंस होती है उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई एक तरह से सर्विलेंस का काम करता है कि बैंक्स प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, यानी मौद्रिक नीति जो होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। और जो है हमारा आरबीआई है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पर, मुंबई के अंदर, जो कि हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं तो इसके अंदर बहुत आपको इंक्लूड कर लेने हैं अपने कॉपी पेन लेकर, सो दैट कि आप रिवीजन लें तो फटाफट से वो क्वेश्चन रिकॉल हो जाए और जब भी आप एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर को क्लिक करें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है किस ट्रिप को जो इस साल होने वाला था, किस कारण से, क्योंकि जो इतने ज्यादा कोविड जो पैंडेमिक के राइजिंग इन्फेक्शन मीन्स ये जो इतने ज्यादा केसेस फैल गए हैं उसके उस महामारी को कंट्रोल करने के लिए। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या अबव ओल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबव ओल, यानी जिसको हम कलेक्टिवली इन चारों यात्रा को हम बोलते हैं 4 धाम की यात्रा। तो 4 धाम की यात्रा जो है उसे रोक दिया गया है, पिछले साल भी रोक दिया गया था। रीजन बीइंग कि पैंडेमिक के जो केसेस हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी 4 धाम आए तो आप बोल सकते हैं कौन कौन से इसके अंदर, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो यहाँ पे होल्डिंग कर दी गई है, रोक दिया गया है। तीरथ सिंह रावत जो हैं वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। गवर्नर की बात करते हैं तो बेबी रानी मौर्य जो है वो गवर्नर है, राज्यपाल हैं। विंटर कैपिटल की बात करते हैं उत्तराखंड की तो वो देहरादून है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर समर कैपिटल की बात करते हैं तो वो गेयरसेन है। गेयरसेन जो है वो समर कैपिटल है, ये याद रखना है क्योंकि अक्सर हम देहरादून बोल जाते हैं लेकिन
गैरसेन जो है वो भी कैपिटल है, समर कैपिटल है। हाई कोर्ट की बात करते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट जो कि है नैनीताल के अंदर। लोकसभा की सीट्स की बात करते हैं तो वो 5 है, राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की सीट है 70, यानी 70 MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के अंदर आप देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर आ रहे हैं, बाकी ये जो है ये पूरी तरह से नहीं है। तो उत्तराखंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड जो है इसके अंदर 5 आपको टोटल क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हम बोल सकते हैं, तो 5 हो गए यहाँ पे। एंड उत्तराखंड यहाँ पे 3 से आपको रिलेट कर सकते हैं, ये भी इजी हो जाएगा क्योंकि एमपीज लोकसभा के ज्यादा रहेंगे, राज्यसभा के कंपैरेटिवली कम रहेंगे। तो होप्स तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सेशन को दबा के लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से आप बने रहिएगा और मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट एक प्यारे से सेशन में, एजुकेशनल सेशन होगा हमारा। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।